शाहरुख खान की सक्सेस स्टोरी इंडिया की ग्रेटेस्ट अंडरडॉग स्टोरी है। I'm a star. I love being a star. I love the riches. I love being good looking. भाई इतने साल इंडस्ट्री में रहने के बाद अगर 2 नवंबर को उतनी भीड़ बर्थडे विश करने के लिए घर के बाहर आ रही है, कुछ तो किया है तुमने। What is that one thing Bollywood don't have and one thing that Hollywood don't have? Adnan sahab, Hollywood doesn't have Shah Rukh Khan. No one in the world, no city in the world where Shah Rukh can be anonymous and unrecognized. Could be a couple, but I haven't been there yet. अनकन्वेंशनल लुक के साथ एक कंप्लीट आउटसाइडर मुंबई आता है एक एक्टर बनने का सपना लेके, और वो सिर्फ एक्टर नहीं बनता बल्कि वो पूरे फिल्म जगत को 35 सालों तक रूल करता है। I don't have any competition. I've not come here to compete. I've come here to rule. शाहरुख खान आज सिर्फ इंडिया के नहीं दुनिया के रिचेस्ट एक्टर हैं विद अ नेट वर्थ ऑफ 15,000 करोड़ रुपीस। अनुराग कश्यप बताते हैं कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में लोग लियोनार्डो दी कैप्रियो से ज्यादा शाहरुख खान को देखने आते हैं। बर्लिन में फिल्म फेस्टिवल में लियोनार्डो कैप्रियो भी उसी दिन है और शाहरुख खान भी उसी दिन है, और सुबह से लाइन लगी शाहरुख खान के लिए। एक्ट्रेसेस को उनकी वार्मथ, उनकी पर्सनालिटी में एक जादू दिखता है। Very charismatic, super sharp. He's someone who'll achieve his target. Even his male co-stars are charmed by his personality. He's very charming. You are born with certain gifts. He has also suffered a lot of trauma by losing his parents and emerged out of understanding and has emotional empathy. पर क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इस चार्मिंग, करिश्मेटिक, मैग्नेटिक सुपरस्टार के पीछे छुपा हुआ है एक डरा हुआ इनसिक्योर इंसान जो खुद को लास्ट सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड तो बताता है। ऐसा बोल दूं? बोलो ना, I'm the last of the stars. पर ये इमेजिन तक नहीं कर पाता कि क्या होगा अगर लोग उससे प्यार करना बंद कर देंगे। Is it important for you that the guy on the road should smile and say hi? Oh, I would die if people didn't smile when they saw me on the road. इस वीडियो में अगर तुम्हें लगता है कि मैं शाहरुख खान की बुराई करने वाला हूँ, उनकी एक्टिंग को क्रिटिसाइज करने वाला हूँ, तो आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, क्योंकि मेरा ओपिनियन और इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं अबाउट शाहरुख खान इज सो मच मोर देन जस्ट हिज फिल्म्स। अमिताभ बच्चन के बाद अगर इंडिया ने कोई सबसे बड़ा फिनोमेना देखा है तो वो है शाहरुख खान। एंड इस वीडियो में हम एक बहुत ही यूनिक लेंस से डिस्कस करेंगे शाहरुख खान की सक्सेस को, कैसे उनका डर ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, और उससे भी इंपॉर्टेंट सवाल जो शाहरुख खान के बारे में कोई नहीं पूछता कि उस डर के पीछे का कारण क्या है। क्यों कहा मैंने ऐसा कि शाहरुख खान इज द मोस्ट स्केयर्ड सुपरस्टार, एंड ऐसा क्या है जो शाहरुख खान को आमिर और सलमान से बड़ा सुपरस्टार बनाता है। क्यों शाहरुख खान को सब कुछ प्रूव करने के बाद भी आज अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना की लेगेसी से कंपीट करना पड़ रहा है, पर आज तो उनका कंपटीशन रणबीर कपूर और कार्तिक आर्यन जैसे लोगों से भी है। शाहरुख खान तो कहते हैं कि आई एम द लास्ट सुपरस्टार, अब मेरे आगे कोई सुपरस्टार नहीं होगा। मेरे आगे नहीं होगा। और ये भी कोई नई बात नहीं है। अर्ली 2000s में कहा गया कि शाहरुख खान का समय खत्म हो गया है ऋतिक रोशन के आने से। लेट 2000s में सेम बात कही गई कि शाहरुख खान अब शाहिद कपूर के आगे नहीं टिकेगा, और ये बात एक बार फिर लेट 2010s में कही गई, क्योंकि इस बार तो लोगों का सिनेमा की तरफ रुझान ही बदल गया है। शाहरुख खान की एक्टिंग से बहुत लोगों को काफी दिक्कत है। कोई कहता है उन्हें एक्टिंग आती नहीं है, तो कोई कहता है कि शाहरुख खान ने खुद को एक रोमांटिक हीरो की इमेज में टाइपकास्ट कर लिया है। पर मैं इनमें से किसी भी चीज से अग्री नहीं करता, और उसका रीजन, उसका प्रूफ तुम्हें अभी बस कुछ देर में पता चल जाएगा। पर शाहरुख खान का सिर्फ एक्टिंग करियर नहीं, अगर उससे भी ज्यादा कुछ फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग है तो वो है उनका पैसे को लेकर उनकी फिलॉसफी। मैं बताऊं, गुर्बत में क्रिएटिविटी नहीं होती। मैं सबको बोलता हूं, फर्स्ट गेट रिच देन बिकम अ फिलोसोफर। Second thing is, आई ट्रूली बिलीव दैट। और शाहरुख खान की ये स्टारडम, उनकी पॉपुलैरिटी, उनका कॉन्फिडेंस, 15,000 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ, क्या होगा अगर मैं तुम्हें कहूं कि ये एक कोपिंग मैकेनिज्म से ज्यादा कुछ भी नहीं है। बिकॉज डीप डाउन शाहरुख खान इज अ मैन डीलिंग विद वन ट्रॉमा। जिस ट्रॉमा को, उससे आए हुए कोपिंग मैकेनिज्म को तुम इस वीडियो के एंड तक देख जरूर पाओगे, और उससे तुम्हें मिलेगा एक नया पर्सपेक्टिव, बल्कि ये भी जानने को मिलेगा कि शाहरुख खान का जो वो मिथ है उसके पीछे असली शाहरुख खान क्या छुपा है। और उसको समझने से पहले समझना जरूरी है द अनरियल कोपिंग मैकेनिज्म दैट शाहरुख खान हैज एस्टैब्लिश्ड टू फाइंड that exact myth। ऐसी डीप डाइव्स और इंडियन पॉप कल्चर में तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेके आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और आओ तुम्हें समझाते हैं अबाउट द अनरियल कोप ऑफ शाहरुख खान।
शाहरुख खान आज इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड सिर्फ अपनी एक्टिंग और अपनी मूवीज की वजह से नहीं है। शाहरुख खान द ब्रांड पिछले 35 सालों से 3 पिलर्स पर खड़ा है, जो ना सिर्फ किसी यंग एक्टर के लिए बल्कि किसी भी बिजनेस के लिए एक मास्टर क्लास से कम नहीं है, क्योंकि इसका पहला और सबसे फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है द बिजनेस जीनियस ऑफ शाहरुख खान। 1999 तक शाहरुख खान को बॉलीवुड में 7 साल हो चुके थे। दीवाना में सुपरहिट डेब्यू के बाद वो डीडीएलजे, डर, बाजीगर, दिल तो पागल है और करण अर्जुन जैसी सुपरहिट फिल्में डिलीवर कर चुके थे। बॉलीवुड को मानो अमिताभ बच्चन के बाद अपना अगला सुपरस्टार भी मिल गया था। पर जहां एक आउटसाइडर का ड्रीम यहां खत्म हो जाना चाहिए, शाहरुख खान वाज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। 1999 में वो जूही चावला और फिल्म मेकर अजीज मिर्जा के साथ ड्रीम्स अनलिमिटेड नाम की एक प्रोडक्शन कंपनी खोलते हैं। पर फिल्में बनाकर पैसे कमाना एक्टिंग करके पैसे कमाने जितना आसान नहीं होने वाला था। ड्रीम्स अनलिमिटेड करोड़ों रुपए लगाकर 3 फिल्में प्रोड्यूस करती है। 2001 में फिर भी दिल है हिंदुस्तानी और अशोका, और 2003 में चलते चलते फिर भी दिल है हिंदुस्तानी को लेकर शाहरुख खान इतने ऑप्टिमिस्टिक थे कि बिना कोई प्रोडक्शन एक्सपीरियंस होते हुए भी उन्होंने 10-12 करोड़ में बनने लायक फिल्म में 15 करोड़ का खर्चा कर दिया। बट अनफॉर्चुनेटली द फिल्म प्रूव टू बी अ मैसिव फ्लॉप एट द बॉक्स ऑफिस। कि जब क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों की तरफ से फिल्म को एक नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला, तो शाहरुख खान का फोन लोगों ने उठाना बंद कर दिया था। और जब फिल्म 10 करोड़ के कलेक्शन पर अटक गई, तो शाहरुख खान और जूही चावला अपने मीडिया में दोस्तों से रिक्वेस्ट कर रहे थे फिल्म के बारे में पॉजिटिव चीजें लिखने के लिए। इनफैक्ट उस टाइम दिल्ली की चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित को लेटर लिखकर रिक्वेस्ट करी कि वो फिल्म को टैक्स फ्री कर दें, ताकि सस्ती टिकट लेकर ही लोग फिल्म देखने चले जाएं। डिस्ट्रीब्यूटर्स तक से पैसे वापस नहीं आए, और एक डिस्ट्रीब्यूटर से लिए हुए पैसे लौटाने के लिए तो शाहरुख खान को उसके दोस्त की शादी तक में नाचना पड़ा। और ऐसा ही कुछ हाल अशोका का भी रहा। और 2003 में छुपके छुपके जैसी सॉफ्ट रोमांटिक फिल्म पर सेफ बेट तो ड्रीम अनलिमिटेड ने ली। पर अब तक ये तीनों पार्टनर्स का वो अंडरस्टैंडिंग, फिल्म बनाने का इंटेंशन, वो प्रोडक्शन का इनएक्सपीरियंस शायद इस लेवल पर पहुंच चुका था कि शाहरुख खान को ड्रीम्स अनलिमिटेड बंद करना पड़ा। बट दिस वाज नॉट द एंड, It was actually the start of something much bigger. 2003 में ड्रीम्स अनलिमिटेड के उसी ऑफिस में शाहरुख खान अपनी वाइफ गौरी खान के साथ शुरू करते हैं अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। और ये शायद उन्हें भी नहीं पता होगा कि उनकी आज की 15,000 करोड़ की नेटवर्थ की ओर उनका सबसे इंपॉर्टेंट मूव था। उनके प्रोडक्शन हाउस में 25 करोड़ में बनी मैं हूं ना 70 करोड़ का बिजनेस करती है। 40 करोड़ में बनी ओम शांति ओम 150 करोड़ का बिजनेस करके उस साल की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बनती है। एंड शाहरुख खान एज अ प्रोड्यूसर, एक्टर was making insane money at this point. पर बिजनेस में उनकी सक्सेस की कोर फिलॉसफी थी कि उन बिजनेसेस में पैसा लगाना है जो उन्हें समझ आते हैं और जिनमें उनका इंटरेस्ट है। और शाहरुख खान को सिर्फ 3 चीजों से प्यार है: फिल्म, उनके बच्चे और क्रिकेट। These are the 3 passions I have. I love children. I need to create, but in my field. See, I love children does not mean I'll open a nursery school for them. I don't understand much about education, but I understand entertainment. So is there a business opportunity that I can take entertainment, which is supposedly my core business or my core understanding, and mix it with children because I like that. I'm a sportsman by nature. I always wanted to be a sportsman, and I still play games and I try to be fit. And I'm like, listen, now I can't do it anymore. But can I bring entertainment into sports? So a KKR, and of course film production is an extension that I think I owe it to myself that I should do it because I can now. रेड चिलीज से शाहरुख खान ने फिल्म के बिजनेस में तो खुद को एस्टैब्लिश कर दिया था। अब बारी थी उनके दूसरे इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने की। 2008 में शाहरुख खान जूही चावला और उनके हस्बैंड जय मेहता के साथ मिलकर आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स को खरीदते हैं। शाहरुख खान का ये बिजनेस डिसीजन इस हद तक क्रिटिसाइज करा गया कि रिपोर्ट सामने आई कि शाहरुख खान केकेआर बेचने वाले हैं। शाहरुख खान खुद उसे अपने बिजनेस करियर का डार्केस्ट फेज बताते हैं। I didn't understand the extent of failure till I started working with KKR. For 3 years when we just started going wrong and I was very depressed. पर यहीं पर उनकी सबसे इंसाइटफुल और इंपैक्टफुल बिजनेस एडवाइस निकल कर आती है। A lot of people who start business and sell it off, I don't understand that. Business belongs to you. You live with the business and you die with it. If it's done well, you should be feeling blessed. If it doesn't do well, it should take you down. I believe in that. I'm not a businessman who will start a business and sell it off and make a quick buck. Every business has a gestation period. Just when you begin to lose hope, it'll come back. क्योंकि 2012 और 2014 3 साल के अंदर केकेआर 2 बार आईपीएल जीतती है। 2024 में केकेआर अपना तीसरा टाइटल जीतती है। और आज कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल की सबसे वैल्यूएबल टीम है विद अ वैल्यूएशन ऑफ 20,000 करोड़। एंड ये इतना सिंपल नहीं था जितना तुम्हें लगता है, क्योंकि 2015 में जब वेस्ट इंडीज ने अपनी T20 लीग लॉन्च करी, तो शाहरुख खान ने वहां भी त्रिनबागो नाइट राइडर्स की फ्रेंचाइज खरीद ली। और अगले 6 सालों में टीकेआर ने 4 बार टाइटल जीता। सीपीएल विमेंस T20 लीग में भी शाहरुख खान ने टीम ली, जो फर्स्ट सीजन में विनर बन गई।
गई। एंड शाहरुख खान को क्रिकेट में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही थी उसका अंदाजा तुम्हें इस बात से लगेगा कि अगले आने वाले कुछ सालों में उन्होंने साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और यूएसए की लीग्स में भी क्रिकेट टीम्स खरीदी। एंड शाहरुख खान का बचा हुआ तीसरा इंटरेस्ट अपने बच्चे, जिसके चक्कर में उन्होंने 2013 में किड्जेनिया इंडिया में भी 26% स्टेक्स खरीद लिए, जस्ट बिकॉज उन्हें बच्चों से और एंटरटेनमेंट से प्यार है। पर शाहरुख खान को अगर एक कमर्शियली सक्सेसफुल एक्टर किसी चीज ने बनाया है तो वो है उनका मार्केटिंग जीनियस। बट मोर देन दैट, इट इज खुद को, ऑडियंस को इस कदर बेच पाने की आर्ट कि ऑडियंस तुम्हें देखने के लिए पागल हो जाए। क्योंकि शाहरुख खान शायद बॉलीवुड के पहले और इकलौते सुपरस्टार थे जो इस हद तक ओवर एक्सपोज थे। आज शायद तुम्हें शाहरुख खान ज्यादा पॉडकास्ट और इंटरव्यूज देते हुए नहीं दिखेंगे, उसके अपने रीजंस हैं। पर 90s में तो शाहरुख खान पैसों के लिए लोगों की शादी में परफॉर्म करते थे। There was a time when actors looked down upon advertising. They thought it's a come down, overexposure, product. Why? I'm an actor. I'm enigmatic, and I need to keep that. I can't be overexposed. People will see me 30 seconds on TV. I changed all that. पर ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस लेवल ऑफ एक्सपोजर के साथ आता है सैचुरेशन, बोर्डम और अपने स्टारडम को खो देने का डर, जिसकी वजह से तुम देखोगे कि बाकी के सुपरस्टार्स ने कभी अपने आप को इस लेवल का एक्सपोजर नहीं दिया। बट दी ब्रांड शाहरुख खान ऑडियंस के लिए कभी सैचुरेट नहीं हुआ, क्योंकि जिस नींव के ऊपर उनकी ये सक्सेस, उनके लिए ऑडियंस का ये प्यार टिका था, वो था उनका एक्टिंग करियर, उनकी एक्टिंग चॉइसेस एंड द कांस्टेंट रीइन्वेंशन ऑफ शाहरुख खान दी एक्टर। आई नो इस बात से शायद कुछ लोग डिसएग्री करें, बट अमिताभ बच्चन के बाद अगर इंडिया में कोई बड़ा एक्टिंग सुपरस्टार है तो वो सिर्फ शाहरुख खान। अब डिसएग्री शायद लोग इसलिए करें क्योंकि ओवर टाइम उनकी एक्टिंग को लेकर, उनके स्टाइल को लेकर, उनकी रोमांटिक एक्टर की इमेज को लेकर एक परसेप्शन बन गया। एक सेक्शन ऑफ क्रिटिक्स और ऑडियंस ने शाहरुख खान को टाइपकास्ट कर रखा है एज अ रोमांटिकली। एंड अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि शाहरुख सिर्फ रोमांटिक फिल्मों में अच्छे थे तो वो बबल मैं आज पूरी तरह से फोड़ने वाला हूं, क्योंकि शाहरुख खान की तो एंट्री ही बॉलीवुड में इन द मोस्ट एंटी हीरो रूप में हुई थी। अपने शुरू की 3 फिल्मों में उन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर्स प्ले करे। 1993 में आई यश चोपड़ा की डर में ही प्लेड द रोल ऑफ एन ऑब्सेसिव स्टॉकर, एक टॉक्सिक लवर। कबीर सिंह से न जाने कितने सालों पहले लोगों ने राहुल मेहरा को एक्सपीरियंस कर लिया था। इनफैक्ट शाहरुख खान का सबसे फेमस डायलॉग भी इस फिल्म का है, I love you, Kiran. 1993 में अब्बास मस्तान की बाजीगर में शाहरुख खान प्लेज द रोल ऑफ एन एंटी हीरो, अ मर्डरर, जो सिर्फ विलेन का ही नहीं अपनी हीरोइन का भी मर्डर कर देता है। इन 1994 ही वन द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट विलेन फॉर हिज रोल इन अंजाम। एंड अपने करियर की शुरुआत में ऐसा एंटी हीरो, डार्क विलेन कैरेक्टर प्ले करना, ऐसे कॉम्प्लेक्स रोल्स करना इन अ टाइम जब बॉलीवुड बहुत लवी डवी एनआरआई फोकस था, किसी भी एक्टर के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। कैसे बॉलीवुड ने अमरीश पुरी को हमेशा के लिए एक विलेन के रूप में टाइपकास्ट कर दिया, इस पर तो हम एक डिटेल वीडियो बना ही चुके हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, जिसका लिंक मैं तुम्हें एंड में दे दूंगा, जाके देख लेना। बट शाहरुख खान के केस में हाँ, अब 1995 की डीडीएलजे के बाद शाहरुख जरूर बॉलीवुड के बिगेस्ट रोमांटिक हीरो बन गए, पर शाहरुख खान ने सिर्फ रोमांटिक रोल्स करके अपना करियर चलाया है, जिसमें तो एक्टिंग की ज्यादा जरूरत भी नहीं होती। ये स्टेटमेंट एक इग्नोरेंट सिनेमा व्यूअर ही दे सकता है। एंड मेरे अकॉर्डिंग तो ऑनेस्टली उसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि 20 साल तक लगातार रोमांटिक हिट फिल्म डिलीवर करना, ये भी किसी बॉलीवुड एक्टर ने आज तक नहीं किया है। बट द पावर ऑफ शाहरुख खान द एक्टर लाइज इन हिज डाइवर्सिटी। 2004 में आशुतोष गोवारिकर की फिल्म स्वदेश, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी, उसमें शाहरुख खान प्लेज मोहन भार्गव, एक एनआरआई नासा साइंटिस्ट जो अपने गांव वापस आता है एक आइडियल वर्ल्ड का सपना लेकर। एंड स्वदेश तो मेरे ओपिनियन में शाहरुख खान की बेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस में से एक है। या फिर वाईआरएफ की चक दे इंडिया में हॉकी कोच कबीर खान की परफॉर्मेंस तुम एक बार देखो तो कभी भूल नहीं पाओगे। माय नेम इज खान के लिए शाहरुख खान को बहुत ट्रोल होना पड़ा, पर मेरे ओपिनियन में इट वाज वन ऑफ हिज बेस्ट फिल्म्स। रावण तो शायद बॉलीवुड की बोल्डेस्ट एक्सपीरियंस में से एक थी। एंड किसी भी एक्टर के लिए अपनी इमेज को इतनी बार तोड़ना, उसको फिर से बनाना, ये रिस्क शायद अमिताभ बच्चन और आमिर खान के अलावा पूरे बॉलीवुड, पूरे इंडिया की फिल्म जगत में किसी एक्टर ने नहीं लिया होगा। हाँ, शाहरुख खान ने 2010s के डेकेड में चेन्नई एक्सप्रेस के अलावा कोई भी ब्लॉकबस्टर फिल्म डिलीवर नहीं करी, पर इस डेकेड में भी शाहरुख खान ने एक्सपेरिमेंट करने नहीं छोड़े। हैप्पी न्यू ईयर में शाहरुख खान का रोल अपनी रोमांटिक इमेज से बहुत अलग था। 2016 में आई फैन में वो खुद के ही फैन का रोल प्ले करते हैं, जो ऑब्सेसिव है, नार्सिसिस्टिक है। डियर जिंदगी में ही प्लेज द रोल ऑफ अ थेरेपिस्ट। ये सारी फिल्में मे बी एक्सेप्ट हैप्पी न्यू ईयर बॉक्स ऑफिस पर इतनी नहीं चली, वो अलग कॉन्वर्सेशन है। पर शाहरुख खान का एक्टिंग को लेकर प्यार, लगातार काम करने का हंगर और इंडिया का बिगेस्ट सुपरस्टार बने रहने की डिजायर तुम्हें इनके इंटरव्यूज में बार बार दिखेगी। एंड यही वो सारी चीजें हैं जिसने द मिथ ऑफ शाहरुख खान को बनाया है। पर शाहरुख खान के इस 15,000 करोड़ के नेटवर्थ वाले ब्रांड बनने के पीछे एक आखिरी पिलर और, एंड दैट इज शाहरुख खान बिकमिंग द मोस्ट मैग्नेटिक,
मीडिया पर्सनालिटी। इस वीडियो की रिसर्च करते हुए मैंने शाहरुख खान के 50 से भी ज्यादा इंटरव्यूज पूरी तरह देखे हैं, स्टार्टिंग ऑल द वे फ्रॉम 1990s टू 2020s, एंड आई डिस्कवर्ड कि शाहरुख खान ने ओवर द इयर्स बहुत ही केयरफुली अपना एक ऐसा पर्सोना बिल्ड किया है जो लोगों को करिज्मेटिक भी लगता है और एरोगेंट भी, आइडियलिस्टिक भी लगता है और कॉम्प्लेक्स भी। और इस पर्सोना को बनाने के बाद शाहरुख खान का एक्टिंग में, बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्मों को फायदा तो हुआ ही है। I believe I'm the best marketing mind in the country. मेरे को ऐसा बिलीव फिल्मों के और बारे में। उससे भी ज्यादा बनाया है शाहरुख खान को एक ऐसा मीडिया फिगर जिनकी मूवीज को चलो शायद तुम एक बार के लिए इग्नोर कर भी दो, लेकिन उनकी पर्सनालिटी, उनकी प्रेजेंस को चाह कर भी नहीं कर सकते। 1990s के ही इंटरव्यू से शाहरुख खान तुम्हें बड़े ही बोल्ड और अनअपोलोजेटिक दिखेंगे। बॉलीवुड पर रूल करने का सपना तो लेकर ही शाहरुख खान दिल्ली से मुंबई आए थे। A simple lower class, middle class boy gets up in the morning, has dreams in his eyes when he comes to Mumbai and says, you know what, I'm going to rule this. I'm going to rule it over the people who have existed here. With all goodness, all niceness. जो शायद हर एक्टर लेकर आता हो, पर इस लेवल का कॉन्फिडेंस और उस कॉन्फिडेंस के साथ एरोगेंस से उस सपने को पब्लिकली अनाउंस कर देना, ये हर एक्टर नहीं करता। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि शाहरुख खान सक्सेस आने के बाद एरोगेंट और कॉकी नहीं बने। ये क्वालिटीज तो तुम्हें उनके अर्ली 90s के इंटरव्यूज में भी दिख जाएंगे। एक आउटसाइडर होकर भी शाहरुख खान नेवर बिहेव लाइक एन आउटसाइडर, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है 1994 में जब वो एयरपोर्ट पर रजत शर्मा से मिलते हैं। He was a charmer. 4 सेंटेंसेस में उसने मेरा दिल जीत लिया। और इसके बाद 29 साल के शाहरुख खान, जिन्होंने अब तक सिर्फ 4 फिल्में करी थी, वो जो रजत शर्मा से कहते हैं, वो कहना तो आज का कोई पॉपुलर एक्टर भी शायद इमेजिन नहीं कर सकता। गाड़ी में बैठे, लाल रंग की गाड़ी थी। He said, ये सर जो गाड़ी है ना, ये राजेश खन्ना की थी, मैंने खरीदी है। ये जो पीछे ड्राइवर लेटा हुआ है, ये राजेश खन्ना का ड्राइवर है, इसको मैंने हायर किया है। तो मैंने कहा अच्छा, अब जैसे आप राजेश खन्ना को आपके अदालत में लाए थे, आप शाहरुख खान को लेके आएंगे। माय गुडनेस। एंड स्क्रीन पर तो भले ही शाहरुख खान ने एक आइडियल बेटा, एक आइडियल पति, एक आइडियल भाई, एक आइडियल दोस्त, एक आइडियल हीरो की इमेज बना ली थी, पर ऑफ स्क्रीन उनकी प्रेजेंस और ज्यादा चार्मिंग और मैग्नेटिक थी, जिसकी वजह से शाहरुख खान दी ब्रांड बिकेम मोर पॉपुलर देन शाहरुख खान दी एक्टर। एंड तुमने शाहरुख खान की फिलॉसफी, ये लाइन अबाउट मनी तो बहुत बार सुनी होगी। But I tell everyone, don't become a philosopher before you're rich. कैसे वो अपने कंपटीशन को देखते हैं। या तो मैं इतना बड़ा हूँ कि मैं जो मुझसे छोटे हैं, रणबीर और सोनम, तो उनसे compete करूंगा तो घटिया माना जाऊंगा। मेरा दिल बड़ा है तो ठीक है, I wish them the best. पर घंटों तक उनके ये इंटरव्यू सुनने के बाद मुझे उनकी कही हुई बातों में कुछ बड़े कॉन्ट्रडिक्शन भी देखने को मिले। उनके कुछ ऐसे डिल्यूजन्स, उनका ओवर कॉन्फिडेंस, उनकी इनसिक्योरिटीज, जो रिजल्ट थी अल्टीमेटली बनाने के लिए द मिथ ऑफ शाहरुख खान। शाहरुख खान, द एक्टर, द बिजनेसमैन, द ब्रांड, द अंडरडॉग स्टोरी, पूरी दुनिया में शाहरुख खान के फैंस के लिए सबसे इंस्पायरिंग स्टोरी है। पर जितने तुम शाहरुख खान के इंटरव्यू सुनते हो, उस समय के जब मीडिया ट्रेनिंग, पीआर ट्रेनिंग शायद एग्जिस्ट नहीं करती थी, उससे तुम्हें पता चलता है कि 35 सालों से शाहरुख खान कितने बड़े दर्द को, कितने बड़े स्ट्रगल को सरवाइव कर रहे हैं। This is nice. People are liking me more than I think they should. And I still believe that. I still think so. यूएस के एक एंटरप्रेन्योर एलेक्स हर्मोजी का सक्सेसफुल लोगों को लेकर एक कोट है जो मुझे बहुत पसंद है कि लाइफ में मैसिवली सक्सेसफुल लोगों की 3 क्वालिटीज होती हैं: सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, क्रिपलिंग इनसिक्योरिटी और इंपल्स कंट्रोल। एंड ये तीनों ही तुम्हें शाहरुख खान की लाइफ में बहुत क्लियरली दिख जाएंगी उनके इंटरव्यूज के थ्रू। क्योंकि शाहरुख खान कितने भी अच्छे एक्टर क्यों ना हो, उनके इंटरव्यूज तुम्हें इतने सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टिंग लगेंगे कि तुम्हें उनकी आइडियोलॉजी, उनकी इमेज पर शक होना शुरू हो जाएगा। जैसे 2014 में अनुपम खेर के शो पर वो बताते हैं कि उन्हें कभी एक्टर बनना ही नहीं था, उन्हें तो पता भी नहीं वो एक्टर बन कैसे गए। कुछ अजीब सा रीजन है कि मैं एक्टर बन गया। मुझे लगता नहीं था मैं एक्टर बनूंगा, या ऐसी कोई सोच नहीं थी, फैमिली में कोई नहीं था कि एक्टिंग करेंगे। एक इंटरव्यू में वो बोलते हैं कि मैंने मुंबई में इतना स्ट्रगल किया है कि कई बार तो मुंबई की सड़कों पर रात को मुझे सोना पड़ा। ना पैसे थे, ना कपड़े धुले हुए थे, और मुझे वापस जाना था मुंबई। ये सिटी ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, एकदम सड़क पे ले आया, मैं सड़क पे सोता था। पर अपने 20 साल पुराने इंटरव्यू में वो कहते हैं कि मेरी कोई फैसिनेटिंग स्ट्रगल स्टोरी नहीं है। I have no romantic stories to talk about my struggle in Bombay. No, as far as No sleeping on park benches, huh? No, I never slept. They gave me nice houses, and when they looked after me, they pampered me. They let me make STD calls to Delhi. They used to let me fly back to Delhi. एक इंटरव्यू में वो खुद को इंडस्ट्री का, बॉलीवुड का, देश का सबसे बड़ा और आखिरी सुपरस्टार बताते हैं। ऐसा बोल दूं
बोलो ना, I'm the last of the stars. जो अल्टीमेटली उनकी सबसे पॉपुलर स्टेटमेंट में से एक बनता है। पर इससे सिर्फ 7 साल पहले एक इंटरव्यू में वो कहते हैं कि मैं तो खुद को स्टार समझता ही नहीं हूँ, मेरे लिए तो एक्टिंग सिर्फ एक काम है। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं है कि मैं कोई बड़ा स्टार हूँ। मैं तो 16 साल से वही कर रहा हूँ। हर बार फ्राइडे को पिक्चर रिलीज होती है, चल जाती है तो लोग कहते हैं गोल्डन टच है, नहीं चलती है तो बोलते हैं अभी खत्म हो गया। ऐसे बहुत सारे और कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो मुझे शाहरुख खान के इंटरव्यूज में मिले, तुम जाके देखोगे तुम्हें ही मिल जाएंगे। पर जो तुम्हें उन इंटरव्यूज में नहीं मिलेगा वो है कि इस सब के पीछे का सच क्या है। एंड हो सकता है तुम्हारा इस बात को लेकर ओपिनियन कुछ और हो, बट मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं। शाहरुख खान इज नॉट अ लायर। इन फैक्ट शाहरुख खान इज अ विक्टिम ऑफ द मिथ दैट हैज बीन क्रिएटेड अराउंड हिम। उनकी सक्सेस, उनका स्टार्टअप, उनके इंटरव्यूज में एरोगेंस, सब कुछ एक चीज से डिराइव होता है, उनकी लाइफ में हुए एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी से। जब वो सिर्फ 15 साल के थे तो उनके फादर की थ्रोट कैंसर से डेथ हो जाती है। I thought the world was very unfair. I mean, if I talk about it, I'll start crying because I was very young, didn't expect it. He was 52. और एक 15 साल के बच्चे के लिए अपने पिता की मौत ऑलरेडी एक बहुत ट्रॉमेटिक इंसिडेंट होता है। पर इसके सिर्फ 9 साल बाद जब शाहरुख 24 साल के थे तो उनकी माँ की भी डायबिटीज से मौत हो जाती है। So at the age of 15, I started getting angry with God. I used to be like, Allah, why did you do this to me? While I was still angry and fighting with God, everyone does, my mom died. उस समय वो कुछ टीवी सीरीज में तो काम कर रहे थे, पर अपने पिता की मौत के बाद उनकी माँ ही उनका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम थी। एंड शाहरुख खान की ये इनसिक्योरिटी सिर्फ उनके पेरेंट्स की डेथ से ओरिजिनेट नहीं होती, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम व्हाट देयर डेथ मेंट टू हिम। शाहरुख खान ने कई इंटरव्यूज में अपने पिता को द मोस्ट सक्सेसफुल फेलियर कहा है। I'm very proud of this. I think my dad was the most successful failure in the world. उनके पिता मीर ताज मोहम्मद खान एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद कई बिजनेसेस ट्राई किए। पहले एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करके एक फर्नीचर बिजनेस जो बुरी तरह फ्लॉप हो गया, फिर ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस, वो भी फेल, उसके बाद रेस्टोरेंट का बिजनेस जो फिर फेल हो गया। MA LLB करने के बाद, इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में लड़ाई करने के बाद शाहरुख खान के पिता ने अपना घर चलाने के लिए चाय तक बेची है, और बाद में वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की कैंटीन भी चलाते थे, और आखिर दिनों में उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उसकी मेस भी चलाते थे। एंड अपने पिता के फेलियर उनकी मौत के बाद शायद शाहरुख के दिमाग में छप चुके थे। एंड ऑलमोस्ट सिमिलर ही इनसिक्योरिटी उन्हें अपनी माँ के जाने के बाद भी मिली। जैसे एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि विदु विनोद चोपड़ा की तरह वो चाहते थे कि उनको जब भी कोई अवार्ड मिले तो वो अपनी माँ को स्टेज पर लेके जाए। So Vinod Chopra was a close friend. When I was young and in Delhi, my mom was alive. We used to watch a lot of TV, and I saw him take his mother, old mother, onto the stage to accept his first Filmfare Award. And when I got it, she wasn't alive. एंड ऊपर से जब शाहरुख खान की बॉलीवुड में एंट्री भी हुई तो किसी ने उन्हें बहुत हाईली रेट किया नहीं था। एक कंप्लीट आउटसाइडर जिसके पास ना तो अमिताभ बच्चन जैसी कद काठी थी, ना राजेश खन्ना की तरह लुक्स, ना गोविंदा की तरह कॉमिक टाइमिंग, और ना ही सनी देओल, सलमान खान और संजय दत्त की तरह नेपोटिज्म प्रिविलेजेस। और इन सब के बावजूद सिर्फ अगले 15 सालों में शाहरुख खान इंडिया के नहीं दुनिया के सबसे बड़े स्टार में से एक बन जाते हैं जिन्हें हर कोई प्यार करता है, जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत हद तक उनका कोपिंग मैकेनिज्म था, खुद को प्रूव करने का, जिसके लिए शाहरुख खान ने हर दिन घंटों काम किया है। I had this wonderful lady who was choreographing my song, Saroj Khan. And one evening I came back from one of the double shifts that I was doing, and she told me a very simple truth. I came and I said, "Oof, कितना काम ज़्यादा हो गया सरोज जी." And she looked at me and she slapped me on the head actually. Never say that. You should always be working, because if you are a worker and if you like work, you should never complain about too much work, because it's really worse when you don't have that. एंड यही रीजन भी है कि तुम्हें शाहरुख खान की फिलॉसफी अबाउट मनी इतनी फैसिनेटिंग लगती है। And I want to tell everyone, there's nothing wrong in wanting to be rich. There's nothing wrong in being ambitious, and you don't have to justify yourself. You don't have to lie for it. You don't have to connive for it. As long as you know that you are right, you want to be rich. I want to live in a big house. You want to live in Taj Mahal, you go ahead and live in Taj Mahal. I mean, you want a big car, work for it honestly and get it and drive it and be happy about it and show off, be arrogant, be pompous, but that's the way to be, and there's nothing wrong. And सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे रिवीलिंग is when शाहरुख खान talks about his own stardom. वहां तुम्हें शाहरुख खान की सालों से दबी हुई इनसिक्योरिटी साफ दिखेंगी, क्योंकि स्टारडम को खोने तक का ख्याल उन्हें डरा देता है। अचानक आंख खुल जाए और ये पता चले कि स्टारडम, ये सब कुछ, ये हंगामा, ये नाम, ये शोहरत सब एक ख्वाब था, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? मैं जैसे ये आंख खुली, मैं ये तकिया उठाऊंगा, आंख बंद करूंगा, ऐसे देखूंगा, खुदा सॉरी मैंने आंख खोली, लेट नॉट दिस ड्रीम एंड। अपने स्टारडम से शायद शाहरुख खान इतना प्यार करते हैं जितना कोई और एक्टर नहीं करता होगा, एंड इसमें कुछ गलत या सही नहीं है। मेरी कोशिश तो सिर्फ शाहरुख खान की सक्सेस के पीछे के उस कारण को समझने की है थ्रू हिज करिश्मेटिक पर्सनालिटी, उनके कॉन्ट्राडिक्टिंग इंटरव्यूज। एंड ये बात तो शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में खुद बताई है। इस देश में, भारत में जितना प्यार मुझे किया जाता है
मैं ये डंके की चोट पे बोल सकता हूँ, बहुत कम लोगों को किया गया। एंड इसी प्यार के लिए शाहरुख खान खुद को अनडिजर्व्ड समझते हैं। सालों से शाहरुख खान खुद को ये साबित करने की रेस में दौड़ रहे हैं कि वो इस प्यार, इस करिश्मा, इस पॉपुलैरिटी, इस स्टारडम के हकदार हैं। फिर चाहे वो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस से हो, स्ट्रॉन्ग मोमेंट से हो, इंटरव्यू से हो, या फिर कुछ वीक वल्नरेबल मोमेंट्स में हो। जैसे फिर भी दिल है हिंदुस्तानी के फेलियर के बाद शाहरुख खान अपने बेटे से पूछते हैं कि बेस्ट कौन है, ताकि वो अपना नाम अपने बेटे से सुन पाए। Those things have got built around, and I'm happy they've been built positively. And now I try to keep up. When you said, how do I nurture it? It's a pain trying to keep up with so much goodness. इस इनसिक्योरिटी और उससे डराई हुई सक्सेस का सबसे बड़ा प्रूफ तो यह है कि शाहरुख खान किसी ऐसे इंसान के साथ काम ही नहीं करते जो उनको प्यार ना करता हो। उनके खुद के अकॉर्डिंग या तो तुम उनसे बेइंतहा प्यार करो या शाहरुख खान के लिए तुम एग्जिस्ट नहीं करते। No, I don't hold them against them, but I know that at that point of time, if somebody said X about me, even if you said it with objectivity, but I felt that you don't love me enough, so you fall into two brackets for me. You become someone that I have to make sure you fall in love with me, or you become someone that I do not wish to deal with because I don't like people who don't love me. I mean, I don't want them around. You know, why to be reminded, listen, hi Shahrukh, I don't love you. Good morning Shahrukh, how are you feeling? I hate you. शाहरुख खान wants people to love him, to accept him, to accept his stardom, और 35 सालों से उनकी हर एक सक्सेस, हर एक इंटरव्यू, हर एक मूवी सिर्फ इसी कोशिश का रिजल्ट है। एंड इसीलिए शाहरुख खान की इस कोशिश का सबसे बड़ा टेस्ट, उनके स्टारडम का सबसे बड़ा डाउनफॉल जब आया, तो इस ड्राइव, इस मिथ की वजह से वो शायद फिर से अपने आप को एक रीइंकार्नेशन दे पाए। अब तुम मानो या ना मानो, शाहरुख खान अपने स्टारडम को अचीव और सस्टेन करने की कोशिश में पूरी तरह सक्सेसफुल हुए, पर उनकी इमेज, उनकी इस पर्सनालिटी, उनके स्टारडम का असली टेस्ट हुआ है पिछले 15 सालों में। पहले प्रियंका चोपड़ा के साथ अफेयर की खबरों की वजह से उनकी फैमिली मैन वाली इमेज शाटर हुई। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि शाहरुख खान के दूसरे बेटे अब्राहम की माँ प्रियंका चोपड़ा है। और आमिर और सलमान से उनकी लड़ाइयां तो इंडियन पॉप कल्चर का बहुत इन्फ्लुएंशियल और इंपॉर्टेंट पार्ट रही ही है। पलटवार तो यही है कि देखिए, जहाँ तक छिछोरापन का सवाल है, उन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल किया, छिछोरा। जी। तो शायद वो इस चीज के बारे में ज्यादा जानते होंगे क्योंकि वो काफी छिछोरापन खुद अपनी जिंदगी में करते हैं, तो वो बड़े एक्सपर्ट हैं इन चीजों में। कोलकाता नाइट राइडर्स को सपोर्ट करते हुए तो उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम में एक सिक्योरिटी गार्ड से इतनी लड़ाई कर दी कि उनके ऊपर वानखेड़े स्टेडियम में एंट्री करने से 5 साल का बैन लग गया। वो एरा जब आया, जब शाहरुख खान पर पहली बार लोगों ने लॉकडाउन किया, उन्हें प्यार देने से मना किया, उनके स्टारडम को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, और जब उनकी वो परफेक्ट पब्लिक इमेज शैटर हुई, तो फ्लॉप हुई उनकी फिल्मों की मार्केटिंग, जो मेजरली अब तक डिपेंडेंट रहती थी शाहरुख खान द ब्रांड पर। उनकी मूवीज जब तक है जान, हैरी मेट सेजल, फैन, जीरो, डियर जिंदगी जैसी मूवीज को अंडरवेलमिंग रिस्पॉन्स शाहरुख खान की परफॉर्मेंस की वजह से नहीं मिला है, बल्कि उस डिस्कनेक्ट की वजह से मिला है जो शाहरुख खान की ऑडियंस पहली बार अपने सुपरस्टार से महसूस कर रही थी। फैन पिक्चर टोटल डिसअपॉइंटमेंट, पहली बार शाहरुख खान का बकवास पिक्चर। और इस सब के बाद 55 साल के शाहरुख खान फेस करते हैं अपने पब्लिक करियर की सबसे बड़ी ट्रेजेडी, उनके बेटे आर्यन खान का ड्रग केस में फंस जाना। ड्रग्स केस में फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की रात जेल में कटी। एंड इस सब के बीच शाहरुख खान के लिए बहुत आसान था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, सरकार पर, पुलिस पर, सीबीआई पर अपना गुस्सा निकालना, या फिर पीआर करके अपनी इमेज को, अपने बेटे की इमेज को साफ करवाना। पर मेरे अकॉर्डिंग ये वो मोमेंट था जब शाहरुख खान को सालों से बनाए हुए अपने मिथ, अपने स्टारडम की असली लिमिट्स, असली पोटेंशियल का सही आइडिया हुआ, क्योंकि उसी के बाद तो हुआ है द अल्टीमेट रीइंकार्नेशन ऑफ शाहरुख खान। करीब 4 साल बाद शाहरुख खान ने अपनी फिल्म पठान के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की, और ये फिल्म बॉलीवुड की पहली ऐसी फिल्म है जिसे इतनी जबरदस्त ओपनिंग मिली। ऐसा रिस्पांस मैंने देखा ही नहीं मैंने हिंदी फिल्म के लिए। इट्स एन इमोशन। शाहरुख खान डिजर्व्स दिस, ही इज अ ग्रेट गाय। एंड कैसे उस रीइंकार्नेशन, उस रीबर्थ से शाहरुख खान ने बॉलीवुड को अपने सबसे बड़े क्राइसिस से बचाया। एंड ये जानना कि क्या है द एक्चुअल बर्डन ऑफ बीइंग शाहरुख खान, उसको हमने डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस किया है। आई वुड रेकमेंड कि तुम यहाँ तक आए हो तो ये वीडियो जाकर जरूर देखना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शाहरुख खान के बारे में अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।